हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो में हमने आपको क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण योग की एक्सरसाइज 3.4 को बच्चा कंप्लीटली सॉल्व करा दिया था। आई होप कि आपने सभी प्रश्नों को देख लिया होगा और बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। बच्चे, अगर आप पिछली सभी वीडियोज़ को बिल्कुल शुरुआत से पहली वीडियो से पिछली सभी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक करके बच्चा प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। और सभी वीडियोस को आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो और लाइक किया करो, ठीक है बच्चा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो ज़्यादा से स्टूडेंटों को बच्चों बताइए, आपके क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी को बताया करो, सभी को वीडियो दिखाया करो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर तैयारी एकदम बहुत हाई लेवल से होने वाली है, ठीक है। 0 लेवल से हायर लेवल तक की आपको तैयारी कराएंगे। हर चीज़ पढ़ाएंगे ही नहीं, समझानी जा रही है, सिखाई जा रही है, चीज़ें बहुत अच्छे से आपको करा रहे हैं, ठीक है बच्चा। तो बच्चा आज जो हम पढ़ेंगे बच्चा एक्सरसाइज 3.5 के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक बच्चा हम 3 विधि पढ़ चुके हैं, जिसमें से एक विधि थी ग्राफी विधि, फिर बीजगणितीय 3 विधियां होती हैं और बीजगणितीय 3 विधि में से 2 विधि अभी तक हम पढ़ चुके हैं। एक प्रतिस्थापन विधि हमने पढ़ ली है, ठीक है, और एक विलोपन विधि हमने पढ़ ली है। आज हम तीसरी बीजगणितीय विधि पढ़ेंगे और ये लास्ट विधि है बच्चा, जिसको हम बोलते हैं वज्र गुणन विधि, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बच्चा, ठीक है। इस विधि को पढ़ेंगे, फिर इसके बाद एक एक्सरसाइज और आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट विधि है, आते हैं क्वेश्चंस, इसलिए ध्यान से समझिएगा, ओके बच्चा। चलिए लेट्स स्टार्ट। तो बच्चा हम जो पढ़ेंगे वज्र गुणन विधि, तीसरी विधि है बच्चा ये, ठीक है। वैसे तो चौथी है बट बीजगणितीय तीसरी विधि है और विधियों में चौथी विधि है बच्चा, ठीक है। वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि जिसे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के नाम से भी बच्चा जानते हैं, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब इस विधि का कॉन्सेप्ट क्या है और इस विधि से क्वेश्चंस करते कैसे हैं तो उसको समझिए। देखिए, इस विधि एक तो कॉन्सेप्ट है, अगर आप एक कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना इससे फॉर्मूले भी बन सकते हैं, आप डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू लगा के भी आंसर निकाल सकते हैं। तो मैं दोनों तरीके से आप थोड़ा सा बेसिक के बारे में बात करूँगा। पहले देखिए, जब हमें क्या होगा, दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण योग दे रखे होंगे और उन दो चर राशि वाले रैखिक समीकरणों को सॉल्व करने के लिए वज्र गुणन विधि का यूज करेंगे। तो किस तरीके से करेंगे, सपोज मान लीजिए हमारे पास दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण योग में, ठीक है। तो माना दो रैखिक समीकरण है, एक है a1x b1y प्लस c1 बराबर 0। ये आपका लीनियर इक्वेशन 1 हो गया, ठीक है, इन 2 वेरिएबल। और एक है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये दूसरा लीनियर इक्वेशन हो गया बच्चा, ठीक है। अब इनको हमें सॉल्व करना है बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, यानी एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कैसे याद करेंगे समझिए। देखिए बच्चे, कॉन्सेप्ट आप याद ध्यान रखिएगा यहाँ पे, इसमें 3 चीज़ों को महत्व देना है आपको। एक तो एक्स को, ठीक है, एक वाई को और एक अचर पद को, 3 चीज़ें देनी है। तो एक्स और एक वाई और एक अचर पद, ठीक है, उसको हम लेंगे यहाँ पे 1, ठीक है। क्या लेंगे 1। अब क्या करेंगे बच्चा, इन तीनों को बीच में लगा देंगे बराबर का निशान। अब देखिए यहाँ पर x के नीचे क्या लिखेंगे, कॉन्सेप्ट समझिएगा। जब आप x के नीचे, पहले तो x y और 1 लिख देंगे आप, तीनों बराबर हैं। अब x के नीचे क्या लिखेंगे, x के नीचे लिखने के लिए क्या करना पड़ता है बच्चा, x वाले टर्म्स को छुपा लिया जाता है। दोनों में देखेंगे, अगर आप x के नीचे लिख रहे हैं तो x वाली वैल्यू को छुपा लीजिए, ठीक है, और y वाली वैल्यू लिखिए और अचर पद वाली वैल्यू लिखिए। और लिखेंगे कैसे, चक्रीय क्रम में। चक्रीय क्रम समझते हैं आप, ये होता है बच्चा चक्रीय क्रम, इस तरीके से, जैसे ये ऐसे, ये होता है चक्रीय क्रम। यानी अगर ये a है, ये b है, ये c है, तो a से जाएंगे b पर, b से जाएंगे c पर, तो फिर वापस c के बाद कहाँ आएंगे, दोबारा a पर आएंगे। अगर आप b से चलेंगे तो b के बाद c आएगा, c के बाद फिर a आएगा, फिर a के बाद b, चक्रीय क्रम में चलेंगे। तो देखिए कैसे लिखेंगे, आप अगर x के नीचे लिख रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप x वाले छुपा लीजिए और यहाँ पर लिखेंगे आप y के गुणांक। तो y का गुणांक यहाँ पे है b1 और यहाँ पे है b2, इस तरीके से लिखेंगे आप, ठीक है बच्चा। ये छुपाया है तो ये और ये लिख के जाएंगे। तो y का गुणांक b1 और यहाँ पे b2, और फिर यहाँ पे अचर पद, अचर पद क्या है, c1 और c2, C1 और C2 लिखा जाएगा। ठीक है बच्चा, कोई दिक्कत है?
ये ध्यान रखिएगा, जिसके नीचे लिख रहे हो उसको छुपाया जाएगा। तो x के नीचे लिख रहे थे तो हमने x वाले छुपा लिए थे, तो y का गुणांक b1 b2 और अचर पद c1 c2। ऐसे ही अब y के नीचे आ जाइए आप। तो बच्चा y में क्या आएगा, तो y के नीचे जब हम लिखेंगे तो सिर्फ y वाले को छुपाएंगे। तो अब देखिए, पहले हमने इसको छुपाया था, इसके बाद ये, फिर ये, अब इसको छुपाया तो इसके बाद ये, फिर घूम के वापस ये आएगा। ऐसा मत कीजिएगा, आप इसको छुपा रहे हैं तो ये लिख दो पहले, ये बाद में। नहीं भैया, इसके बाद किसका नंबर आएगा, इसका, पहले इसका नंबर, दूसरे नंबर पे इसका और तीसरे नंबर पे इसका, तो दूसरे के बाद किसका नंबर आएगा, तीसरे का आएगा। ठीक है, तो आप इसको छुपाओगे बाई वाले को, तो पहले लिखे जाएंगे अचर पद c1 c2 चक्री क्रम में, तो यहाँ c1 और c2 और फिर घूम कर आएंगे यूं a1 और a2। इज दैट क्लियर? समझ में आ रही है बात आपको? ऐसे ही अचर पद के नीचे क्या आएगा, तो अचर पद वाले छुपा लो, ये अचर पद वाले छुपा लो। तो अब इसके बाद घूम के कौन आएगा, पहले ये a1 a2 और फिर बाद में b1 b2। ठीक है बच्चा, ये है तरीका। आई होप समझ में आ गया होगा। x वाले छुपाए तो y के गुणांक b1 b2, फिर अचर पद c1 c2, फिर y वाले छुपाए तो फिर आएगा c1 c2, फिर घूम के a1 a2, फिर अचर पद छुपाए तो a1 a2, फिर b1 b2। इस तरीके से आप इनको लिखेंगे। ठीक है, ये फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे हम फॉर्मूला निकालना है। यहाँ पे क्या निकालना है, फॉर्मूला। इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई और इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई आप करेंगे। ऐसे ही इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई और इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई और इसका इसमें क्रॉस करेंगे। ऐसे ही ध्यान रखिएगा, आप पहले इसका इसमें मत कर दीजिएगा, पहले करेंगे इसका इसमें, बाद में इसका इसमें करेंगे। ऐसे ही पहले इसका इसमें, बाद में इसका इसमें, पहले इसका इसमें, बाद में इसका इसमें। ठीक है, और बीच में एक चिन्ह माइनस का और आता है बच्चा फॉर्मूले में, ये ध्यान रखिएगा। देखिए कैसे, ये x है, b1 का करेंगे c2 में, तो क्या आएगा b1 c2। अब जैसे इसका इसमें गुणा हो गया b1 c2, तो बीच में आएगा बच्चा माइनस, ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूले में माइनस आता है। ठीक है, फिर इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या आएगा b2 c1, b2 c1। इसी प्रकार ये y है, c1 का a2 में होगा तो c1 a2, बीच में आएगा माइनस, फिर इसका इसमें होगा तो c2 a1, फिर बराबर यहाँ 1 है, तो a1 का b2 में करेंगे तो a1 b2, फिर बीच में माइनस a2 का b1 में तो a2 b1। समझ में आई बात आपको? ठीक है, अब आपका ये तरीका है, आप यहाँ से इसको बना लीजिए समीकरण नंबर 1, इसको समीकरण नंबर 2 नाम दे दीजिए, इसको समीकरण नंबर 3 नाम दे दीजिए। अब हम यहाँ फॉर्मूले का निर्माण करना है बच्चा। ठीक है, तो आप फॉर्मूले याद करना चाहो याद कर लेना, बस अब फॉर्मूले से आसान तो ये तरीका होता है। ठीक है, बट आपको मैं बता रहा हूँ, आप कहेंगे सर ने बताया नहीं। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे समीकरण, भाई ये तीनों आपस में बराबर हैं, तो हम एक बार समीकरण 1 के साथ समीकरण 3 को बराबर रखेंगे, फिर एक बार समीकरण 2 को समीकरण 3 के साथ बराबर रखेंगे। हमें अगर x का मान निकालना है तो x वाले को रखोगे अचर वाले के साथ में बराबर। ठीक है, तो समीकरण 1 बराबर 3 करने पर, तो करिए बच्चा, तो ये हो जाएगा यहाँ पर x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर यहाँ पे 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है, आपको निकालना है यहाँ से चर राशि का मान, यानी x का मान। तो आप क्या करेंगे, इसको x का मान निकालना है तो x को रखेंगे इस साइड, बाकी सबको हटाओ यहाँ से। तो बच्चा ये पूरा का पूरा इधर भाग में, उधर जाके हो जाएगा ऊपर गुणा में बच्चा। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, ये पूरा ब्रैकेट उठ के ऊपर 1 में मल्टीप्लाई होगा, तो यही ब्रैकेट आएगा क्या, b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। ये आ गई बच्चा आपकी x की वैल्यू, और ये हो गया आपका फॉर्मूला। अगर आप फॉर्मूला याद करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आपको डायरेक्ट बज्रगुणन विधि से ऐसे दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण यूं दे रखे हैं और x का मान निकालना है, तो आप सीधे ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे। उससे पहले आपको a1 b1 c1 और a2 b2 c2 के मान कंपेयर करके निकालने होंगे, जैसे हमने पीछे निकाले थे। ठीक है, जैसे ही मान निकाल लो ना, सीधे इस वाले फॉर्मूले में लगा देना, b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1 में सॉल्व करना है, से x का मान आ जाएगा आंसर। ठीक है, और y का निकालना है तो कैसे निकालोगे, y के लिए क्या करना है आपको, भाई x का मान निकालने के लिए x वाले को अचर पद को बराबर लिया, y का मान निकालने के लिए y वाले को अचर पद को बराबर लेंगे, यानी समीकरण 2 को और 3 को बराबर रखेंगे। ठीक है बच्चा, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 बराबर 3 करने पर, तो करिए बच्चा, तो y अपॉन c1 a2 माइनस c2 a1 और बराबर में 1 अपॉन
a1b2 माइनस a2b1। अब देखिए y का मान चाहिए तो इस पूरे ब्रैकेट को आप यहाँ भेज दीजिए, 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो y की वैल्यू हो जाएगी बच्चा c1a2 माइनस c2a1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1। ठीक है बच्चा, इस तरीके से दिस इज योर फाइनल आंसर। तो ये आपकी y की वैल्यू हो गई, तो ये आपकी x की वैल्यू हो गई और ये आपकी y की वैल्यू हो गई। इस तरीके से हमने दोनों को सॉल्व कर दिया। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो चीज़ें क्लियर हो रही हैं, समझ में आ रही हैं किस तरीके से हमने फॉर्मूला यहाँ पे निर्माण किया, फॉर्मूले को प्रूफ किया। ठीक है, तो आप डायरेक्ट अगर चाहें तो यहाँ से भी वैल्यू निकाल सकते हैं, अदरवाइज आप पूरा कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे तब भी फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप जैसे चाहे वैसे निकाल लीजिएगा। वैसे हम यहाँ कॉन्सेप्ट को लेके चलेंगे, हम आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं, कोई रटा नहीं रहे हैं, कुछ चीज़ें सिखा रहे हैं, कुछ नॉलेज दे रहे हैं, तो आपको आना जरूरी है। ठीक है, इस तरीके से तो एक ही झटके में आंसर आ जाएगा। आपको डायरेक्ट आंसर निकालना हो ना तब आप इन फॉर्मूलों का यूज कीजिएगा, और डायरेक्ट आंसर ना निकालना हो तो फिर आपको पूरा सॉल्व करके दिखाना है आपको। ठीक है, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा और थोड़ा क्वेश्चन भी लेंथी हो जाता है और नंबर भी अच्छे मिल जाते हैं, एग्जाम में इंप्रेस हो जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ों का भी आप विशेष ध्यान रखा करो। ठीक है, तो ये चीज़ें थी बच्चा, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और आप डायरेक्ट इस तरीकों को भी, इसको भी याद करके रख सकते हैं, इसको भी याद कर लेना डायरेक्ट, यूँ ही रखो आप इसको याद, ये तरीका आपको याद होना चाहिए। ठीक है, या फिर इन दो फॉर्मूलों को याद कर लेना। आप इस तरीके से करना चाहते हो तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा, और डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना चाहते हो आपको ये दो फॉर्मूले याद होने चाहिए। ठीक है, ये तो नीचे की वैल्यू सेम होती है बिल्कुल बच्चा। ठीक है, नीचे की वैल्यू तो सेम होती है, चेंज ऊपर होता है बस। देखिए a1b2 a2b1 a1b2 a2b1, तो नीचे तो सेम है, चेंज होगा ऊपर क्या b1c2 माइनस b2c1। बस होना क्या यार, कुछ नहीं होगा। यहाँ पे देखो c1a2 c2a1, बस ये आपस में चेंज हो जाएंगे बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो आपका ये दोनों फॉर्मूले थे, क्लियर हो गए, कॉन्सेप्ट था बस। यही हमारी बज्जोड़न विधि होती है बच्चा। कौन सी विधि होती है? बज्जोड़न। अब इससे क्वेश्चन कैसे करेंगे आइए समझते हैं। क्वेश्चंस को समझना बहुत जरूरी है बच्चा। देखिए आप क्वेश्चंस को नहीं समझेंगे जब तक आप ना रट्टा मारेंगे तो देखिए दिक्कत होगी आपको। क्वेश्चंस को कभी भी रटिए मत। और देखिए हमारे पढ़ाने का एक ही तरीका होता है कि हम चीज़ों में चाहे थोड़ा टाइम लगा लेते हैं या चीज़ों को लेकिन समझ के कराते हैं, मतलब आपको समझाते हैं, क्योंकि चीज़ें समझी हुई ज़्यादा लंबे समय तक याद रहती हैं, और रटी हुई 1 घंटे में आप भूल जाते हैं, और एग्जाम में तो अक्सर कर भूल जाते हैं। ठीक है, चलिए तो अब सीधे क्वेश्चंस पर आते हैं, एक्सरसाइज 3.5 पर आते हैं, और इसके कुछ क्वेश्चन से उन्हें उठा लेते हैं बच्चा। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस को पढ़िएगा। यहाँ पे कहा है निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से, यानी यहाँ पे रैखिक समीकरण युग्मों के युग्म दे रखे हैं, जोड़े दे रखे हैं। ठीक है, किसका एक अद्वितीय हल है, किसका अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तीनों कंडीशन हम पीछे पढ़ चुके हैं, अद्वितीय हल, अपरिमित रूप से अनेक हल, या कोई हल नहीं है। तीनों कंडीशन हम पीछे पढ़ चुके हैं और कंडीशन आपको याद भी होंगी आई होप। ठीक है बच्चा, तो अद्वितीय हल की स्थिति में, अद्वितीय हल की स्थिति में, यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन में, ठीक है, उसे बज्रगुणन विधि से सॉल्व करना है। यानी पहले यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें ये पता करना है कि ये जो हमें रैखिक समीकरण युग्म दे रखे हैं इनका कोई हल नहीं है, या अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, या जो है अद्वितीय हल है। तो अगर अद्वितीय हल होगा तो बज्रगुणन से सॉल्व करना है, और अगर अद्वितीय हल नहीं है तो फिर बज्रगुणन से सॉल्व नहीं करना है। ये बात विशेष ध्यान देंगे। एक ही कंडीशन में आप सॉल्व करेंगे बज्रगुणन से, जब उसका अद्वितीय हल होगा, अदरवाइज नहीं करेंगे। ठीक है बच्चा, तो मैं सिर्फ बज्रगुणन से सॉल्व करूंगा, ध्यान रखिएगा। तो पहला सवाल का पहला पार्ट उठा लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है बच्चा आपका 1 का पहला पार्ट। क्या दे रखा, लिखिए x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0, समीकरण नंबर 1, और 3x माइनस 9y, 3x माइनस 9y माइनस 2 बराबर 0, समीकरण नंबर 2 हो गई बच्चा। ठीक है, अब इनको हमें सॉल्व करना है बज्रगुणन से। तो बच्चा बज्रगुणन से सॉल्व सिर्फ वही रैखिक समीकरण युग्म हो सकते हैं जिनका अद्वितीय हल हो, अपरिमित रूप से अनेक हल हो, या कोई हल ना हो, वो हल नहीं हो सकते हैं। इसीलिए इसने कहा है बज्रगुणन विधि से उसी को सॉल्व करना जिसका अद्वितीय हल हो, क्योंकि अद्वितीय हल वाले ही रैखिक समीकरण बज्रगुणन से सॉल्व हो सकते हैं और कोई नहीं। तो देखिए कैसे करेंगे भैया, सीधे सीधी बात है। पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे पहले इसके क्या करते हैं, हम चेक कर लेते हैं इसके हल कैसे हैं, इसके सॉल्यूशन कैसे हैं, ये पता कर लेते हैं। तो उसके क्या करना पड़ेगा, इसे कंपेयर करना पड़ेगा, इसकी तुलना करनी पड़ेगी। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना कैसे करेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करने पर। तो करिए बच्चा, x का गुणांक a1 है और यहाँ पर x का गुणांक 1 है, तो a1 की वैल्यू आ गई 1। यहाँ पर y का गुणांक b1 है और यहाँ y का गुणांक -3 है,
तो b1 की वैल्यू हो गई -3। यहाँ अचर पद कितना है बच्चा, c1 है, और यहाँ अचर पद -3 है। ठीक है, ऐसे समीकरण 2 की करेंगे। समीकरण 2 की तुलना किससे होगी बच्चा, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर देखिए x का गुणांक a2 है और यहाँ पर x का गुणांक 3 है, तो जो a2 की वैल्यू है वो हो जाएगी 3, b2 की जो वैल्यू है वो हो जाएगी -9 और c2 की जो वैल्यू है वो हो जाएगी -2। ठीक है, a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अब क्या करेंगे, अब देखिए हम इसे चेक करने के लिए क्या करेंगे, a1 अपॉन a2 निकालेंगे, a1 अपॉन a2 निकालेंगे, तो a1 की वैल्यू 1 है और a2 की वैल्यू 3 है। ऐसे ही b1 अपॉन b2 निकालेंगे, तो b1 की वैल्यू -3 है और b2 की वैल्यू -9 है, तो माइनस से माइनस कट गया, 3 एकम 3, 3 तिया 9। तो यहाँ पर देखिए बच्चा, और c1 अपॉन c2 की वैल्यू निकालेंगे, तो c1 की जो वैल्यू है वो है आपकी -3 और c2 की वैल्यू है -2, माइनस से माइनस कट गया, तो 3/2 आ गया। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, चूंकि a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 बराबर नहीं है c1 अपॉन c2। देखिए वरना a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 की वैल्यू 1/3 आ रही है, 1/3, बट c1 अपॉन c2 की वैल्यू बराबर नहीं आ रही है। तो ये कौन सी कंडीशन है बच्चा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कोई हल नहीं है कि कंडीशन है, कोई हल नहीं है। तो यहाँ पर बस को बज्रगुणन विधि से सॉल्व नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बज्रगुणन विधि से उसी को सॉल्व कर सकते हैं जिसका अद्वितीय हल हो। और किताब में भी हमसे यही कहा था कि अद्वितीय हल की स्थिति में उसे बज्रगुणन विधि से सॉल्व कीजिए, बट यहाँ तो अद्वितीय हल है नहीं। अद्वितीय हल कब होता है, जब a1 अपॉन a2 बराबर नहीं आता है b1 अपॉन b2 के, बट a1 अपॉन a2 की वैल्यू भी 1/3 है और b1 अपॉन b2 की वैल्यू भी 1/3 है, यानी ये दोनों वैल्यू आपस में इक्वल है। इट मीन्स इसका यूनिक सॉल्यूशन नहीं है, और यूनिक सॉल्यूशन नहीं है तो इसको हम बज्रगुणन विधि से सॉल्व नहीं करेंगे, इसको यहीं छोड़ देंगे, आगे सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण युग्म के कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। क्यों, क्योंकि ये कोई हल नहीं है की कंडीशन है, आपको याद तो है ना। अद्वितीय हल वो तभी करेंगे आप बज्रगुणन विधि से, तो आप इसको यहीं छोड़ देंगे, यहीं आपका ये सॉल्यूशन हो गया, क्योंकि अद्वितीय हल होगा तभी बज्रगुणन से सॉल्व होगा, बट ये अद्वितीय नहीं है। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं, आप इसे प्रतिस्थापन या विलोपन से कर सकते हैं, बट बज्रगुणन से नहीं बच्चा। ठीक है, और प्रतिस्थापन बज्रगुणन में आपको उसको समझा चुका हूँ, विलोपन आपको समझा चुका हूँ। दूसरा सवाल देखिए, 2x + y बराबर 5, दूसरा 2x + y बराबर 5। तो बच्चा ये बराबर में 5 दे रखा है, इसे लेफ्ट में बना लो ना, 2x + y - 5 बराबर 0, बराबर में 0 बना लिया करो, अगर बराबर में 0 नहीं है तो बराबर में 0 बनाओ आप पहले। ठीक है, और दूसरा समीकरण युग्म दे रखा है 3x + 2y बराबर 8, 3x + 2y बराबर 8, तो इस 8 को लेफ्ट में ले आओ, तो 3x + 2y - 8 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। अब इनकी कंपेयर करो, पहले a1 b1 c1 a2 b2 c2 को मान निकालो। ठीक है, तो समीकरण 1 की तुलना करो, समीकरण 1 की तुलना आप किससे करेंगे, a1x b1y c1 बराबर 0 से करने पर, तो a1 की वैल्यू हो जाएगी बच्चा, पहली समीकरण से करेंगे 2, b1 की वैल्यू y का गुणांक b1 और यहाँ पे y का गुणांक 1, और यहाँ चर पद c1 और यहाँ चर पद कितना -5। ऐसे ही समीकरण 2 की तुलना करिए आप, किससे करेंगे बच्चा, a2x b2y c2 बराबर 0 से करने पर, x का गुणांक a2 और इसमें x का गुणांक 3 है, तो a2 की वैल्यू 3, b2 की वैल्यू 2 और अचर पद c2 की वैल्यू हो जाएगी बच्चा आपकी -8। ठीक है, a1 b1 c1 a2 b2 c2 आ गए। अब चेक करते हैं कैसे हल है इसके, तो a1 अपॉन a2 की वैल्यू निकालो, तो a1 की वैल्यू कितनी है 2 और a2 की वैल्यू 3, तो 2/3 आ गया। b1 अपॉन b2 निकालो, तो b1 की वैल्यू कितनी है 1 और b2 की वैल्यू कितनी है 2, तो देखो दोनों बराबर नहीं है, लिखेंगे a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। भाई a1 अपॉन a2 की वैल्यू 2/3 है, 1/2 इक्वल कहाँ है, तो अद्वितीय हल है, तो a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, लिखेंगे अतः समीकरण युग्मों के कैसे हल हैं,
अद्वितीय हल है। अब अद्वितीय हल है तो इसे अब बीजगणित विधि से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि किताब में कहा था अद्वितीय हल हो तो बीजगणित विधि से सॉल्व करना। तो अब इसका अद्वितीय हल तो है तो बीजगणित से सॉल्व कर देंगे। तो भैया आप देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये चीज़ हटा दें थोड़ा यहाँ से, है ना। अब देखिएगा विशेष तरीके से आप, अब आप यहाँ पे लिखेंगे वज्रगुणन विधि से, वज्रगुणन विधि से, ध्यान से समझिएगा, ठीक है, किस तरीके से वज्रगुणन विधि का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, वही एक तो x लिखते हैं, एक y लिखते हैं और एक 1 लिखते हैं, ठीक है। फिर x के नीचे आ जाओ बच्चा, तो x के नीचे वैल्यू लिखी जाती है, x को छोड़कर x की वैल्यू छुपा लेते हैं दोनों में। देखो इसमें x वाली वैल्यू ये है और इसमें x वाली वैल्यू ये, इन दोनों को छुपा लो और x के नीचे लिखेंगे y के गुणांक। यहाँ y के गुणांक 1 है और यहाँ y के गुणांक 2 है, समझ में आ रहा है ना आपको। यहाँ इसमें सॉरी इन दोनों में, यहाँ y के गुणांक 1 है और यहाँ y के गुणांक 2 है, तो 1 और 2 समझ में आया। फिर अचर पद, भाई x y छुपा लिए, यहाँ पे y का गुणांक 1 है और यहाँ पे y, समीकरण 1 में y का गुणांक 1, समीकरण 2 में y का गुणांक 2। फिर अब और अचर पद -5 और -8, तो -5 और -8। अब y के नीचे आ जाओ, यहाँ लगा देंगे बराबर, y के नीचे आ जाओ बच्चा, तो y वाली वैल्यू छुपा लो। फिर लिखे जाएंगे पहले अचर पद -5 -8, -5 -8, और फिर घूम के वापस x के गुणांक 2 और 3, 2 और 3, ठीक है। फिर अचर पद पे आ जाओ आप, तो अचर पद के नीचे क्या करेंगे, अचर पद वाले छुपा लो, तो क्या लिखे जाएंगे, सिर्फ x के गुणांक 2 और 3 और y के गुणांक 1 और 2, ऐसे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। x के नीचे x वाले छुपा लिए, y और अचर पद लिख दिए, फिर y के नीचे y वाले छुपा लिए, अचर पद और फिर x वाले लिख के, और अचर पद नीचे अचर पद वाले छुपा लिए, x और y के लिख के, ठीक है। अब यहाँ से इसका करेंगे क्रॉस, इसका इसमें करते हैं और इसका इसमें, इसका इसमें करते हैं, इसका इसमें, इसका इसमें करते हैं, इसका इसमें करते हैं, ठीक है। देखिएगा बच्चा, तो x अपॉन पहले 1 का करेंगे -8 में, तो माइनस का 8 ही आएगा, 1 का -8 में -8, फिर बीच में आता है एक फॉर्मूले में माइनस, मैंने आपको बताया था अभी पीछे, ठीक है, तो माइनस लगा दिया। अब 2 का करेंगे -5 में, तो 2 का -5 में करेंगे तो -10 आएगा, और एक माइनस यहाँ पहले से है तो +10 हो जाएगा, ठीक है। चलिए बराबर y अपॉन -5 का 3 में करेंगे, माइनस के 5 तिया 15, फिर बीच में आता है एक माइनस तो लगा दिया। अब -8 का 2 में करेंगे तो -8 दूनी -16, और एक माइनस पहले से आ रहा है तो +16 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन 2 का 2 में करेंगे 4, और माइनस आता है बीच में, 3 का 1 में करेंगे 3। अब इसे सॉल्व कर लो बच्चा, तो x अपॉन 10 में से 8 गए 2 बराबर y अपॉन -15 + 16, तो 1 बचेगा, और 1 अपॉन 4 में से 3 गया 1, इसे 1 बना लो, इसे 2 बना लो और इसे 3 बना लो। अब x और y के मान निकालने, तो एक बार 1 को और 3 को बराबर रखेंगे, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 बराबर 3 लेने पर, तो लीजिए बच्चा, तो x बटे 2 बराबर 1/1, 1 का गुणा आधा कर दो तो x की वैल्यू आ जाएगी बच्चा 2, एक आपका आंसर ही आ गया। अब आपको y का मान निकालना है, तो एक बार 2 को और 3 को बराबर ले लो, तो लिखेंगे समीकरण 2 बराबर 3 लेने पर या करने पर, तो समीकरण 2 है y/1 और ये है 1/1, तो कुल मिला के y वैल्यू 1 का 1 में करेंगे 1, फाइनली आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये थी बच्चा बीजगणित विधि, ठीक है। तो पहले आपको अगर उसने कहा है उसमें पहले आप ये जांच कीजिए कि अद्वितीय हल हैं या अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, ठीक है, या फिर कोई हल नहीं है। तो अद्वितीय हल हो तो बीजगणित विधि के कॉन्सेप्ट को आप यूज कीजिए, एक्स वाई के मान निकालिए, नहीं हो तो फिर आप वहीं छोड़ दीजिए चेक करके, ठीक है बच्चा, है या नहीं है, तब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका दूसरा सवाल था। तीसरा सवाल देखिएगा बच्चा इसी का, समझ में आया आपको, बीजगणित विधि से कब सॉल्व करना है और कैसे सॉल्व करना है। तीसरा सवाल देखिए, समीकरण हम दे रखे हैं 3x - 5y बराबर 20, तो 3x - 5y बराबर 20 है, तो 3x - 5y इस 20 को धर लाएंगे तो -20 बराबर 0, समीकरण 1 हो गया। दूसरा समीकरण जो है रैखिक समीकरण, और दूसरा दे रखा 6x - 10y बराबर 40, 6x - 4y बराबर 40, 6x - 10y है बच्चा ना, 4 नहीं 10y बराबर 40। चलिए तो देखिए क्या करेंगे, पहले इस 40 को इधर ले आओ, तो 6x - 10y - 40 बराबर 0,
और देखिए इसमें से कुछ कॉमन भी आ रहा है, तो कॉमन लेके आप जीरो में भी भेज सकते हैं। तो कॉमन ले लीजिए, क्या 40 आ गया, 2 कॉमन आ रहा है तो 2 ले लीजिए। 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, और 2 का 40 में देंगे तो 20 टाइम बराबर 0। इस 2 को भेज दीजिए बच्चा जीरो में, क्योंकि गुणा में दर जाएगा, जीरो में भाग होगा तो जीरो हो जाएगा। तो क्या बचेगा 3x माइनस 5y माइनस 20 बराबर 0। समीकरण दूसरा हो गया। ठीक है, अब चेक करेंगे इसके हल कैसे हैं। तो समीकरण 1 की तुलना करेंगे बच्चा, समीकरण 1 की तुलना से, तो तुलना आप कर लीजिएगा। ठीक है, तुलना से क्या होगा, a1 की वैल्यू हो जाएगी 3, b1 की वैल्यू हो जाएगी -5 और c1 की वैल्यू हो जाएगी -20। ऐसे समीकरण 2 की तुलना से, समीकरण 2 की तुलना से आप मान निकालेंगे तो जो a2 की वैल्यू है समीकरण 2 में वो हो जाएगी 3, b2 की जो वैल्यू है वो हो जाएगी -5 और c2 की वैल्यू है वो हो जाएगी -20। ठीक है, अब वही ऐसे यहीं दिख रहा है साफ साफ हमें, देखो 3/3 और -5/-5, एक आएगा। अब तो हल नहीं है यहाँ पे। ठीक है, वैसे देख फिर भी कर लेते हैं, चलो a1/a2 दिखा तो है ही निकाल के। ठीक है, तो 3/3 इससे कट गया, फाइनली 1 आ गया। b1/b2 -5/-5 इससे कट गया, 1 आ गया। देखेंगे और तीसरा भी निकालना पड़ेगा जब दोनों बराबर आ रहे हैं। ठीक है, तो तीसरा निकालो, c1/c2 तो -20/-20 इससे कट गया, फाइनली 1 आ गया। तो लिखेंगे a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तीनों बराबर हैं 1 1 1। क्या आप लिखेंगे इस स्थिति में, अतः समीकरण युग्मों के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। क्या है, अनेक हल, क्योंकि ये अनेक हल की कंडीशन है बच्चा। ठीक है, और अपरिमित रूप से अनेक हल हैं तो उसे बज्जोड़न विधि से सॉल्व नहीं करना है, साफ साफ मना कर रखा है सवाल में। सिर्फ अद्वितीय हल की स्थिति में ही बज्जोड़न से सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसे आप यहीं छोड़ेंगे, यही आपका सॉल्यूशन हो गया। आपका लास्ट क्वेश्चन और बचता है बच्चा फर्स्ट पार्ट का, उसे देख लीजिएगा। ठीक है, पहले का चौथा पार्ट, इक्वेशन दे रखी है x - 3y - 7, x - 3y - 7 बराबर 0। समीकरण 1, 3x - 3y - 15, 3x - 3y - 15 बराबर 0। 3 कॉमन ले लो तो x - y 3 पंजे 15 बराबर 0। 3 तो चला गया 0 में, तो x - y - 5 बराबर 0। समीकरण दूसरा। अब कंपेयर करिए, पहले समीकरण 1 की तुलना करेंगे। समीकरण 1 की तुलना से क्या होगा, a1 की वैल्यू x का गुणांक कितना है यहाँ पे 1 तो 1, b1 की वैल्यू y का गुणांक -3 और c1 की वैल्यू -7। तुलना तो आप कर ही लेंगे ना। ऐसे ही समीकरण 2 की तुलना से a2 की वैल्यू x का गुणांक कितना है 1, b2 की वैल्यू y का गुणांक -1, c2 की वैल्यू -5। साफ दिख रहा, देखिए यहीं से वैसे भी a1/a2 की वैल्यू 1/1, फाइनली क्या आ गया 1, और b1/b2 की वैल्यू -3/-1, इससे कट गया 3 आ गया, बराबर नहीं आ रहा है। क्या लिखेंगे, चूंकि a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, अतः समीकरण युग्म के अद्वितीय हल है। अतः समीकरण युग्मों का क्या है, अद्वितीय हल है। और जब अद्वितीय हल होता है तो फिर हम उसे बज्रगुणन विधि से सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे, बज्रगुणन विधि से, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो क्या करते हैं, x y 1, x के नीचे x वाली वैल्यू को छुपा के लिखते हैं। तो x वाली वैल्यू छुपा लो बच्चा, एक तो ये छुपा लो और एक ये छुपा लो। y के लिखो -3 और यहाँ -1, तो -3 -1, अचर पद लिखो -7 -5। समझ में आ रहा, देख के लिखेंगे ध्यान से। फिर y के नीचे y वाले छुपा लो, y वाले छुपा लो, अचर पद -7 -5 -7 -5 और फिर x के गुणांक 1 और 1। फिर अचर पद के नीचे अचर पद वाले छुपा लो। ठीक है, -7 और -5 को छुपा लो, x के गुणांक 1 और 1 और y के गुणांक -3 और -1, -3 -1। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसका इसमें
इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें, ठीक है। तो देखिए x अपॉन -3 का -5 में माइनस माइनस प्लस 5 दिया 15 और बीच में आता है एक माइनस, तो माइनस लगा दिया। फिर -1 का -7 में तो +7 आएगा, लेकिन माइनस आ रहा तो -7 हो जाएगा। फिर बराबर y बटे -7 का एकम करेंगे -7 और बीच में आता है माइनस, -5 का एकम करेंगे -5 और माइनस +5 हो जाएगा, ठीक है। फिर बराबर 1 बटे 1 का -1 में -1 और -1 का -3 में -3 और एक माइनस पहले से तो +3, ठीक है। तो फाइनली ये हो जाएगा आपका x बटे 15 में 7 गया 8, y बटे -7 + 5 -2, 1 बटे 2, 1 2 और ये 3। तो लिखेंगे 1 बराबर 2, 3 कर दो पहले, क्योंकि x का मान चाहिए। तो x बटे 8 बराबर 1 बटे 2, 8 का गुणा ऊपर करेंगे 1 में, तो x बराबर आ जाएगा 8 बटे 2, 2 चौक 8। तो फाइनली x की वैल्यू आ गई 4, ठीक है बच्चा। अब y पे आ जाओ, 2 बराबर करेंगे 3 के, तो y बटे -2 बराबर 1 बटे 2, तो -2 को ऊपर गुणा कर दो, तो y बराबर -2/2 कट गया एक बार, तो y की वैल्यू आ गई -1। दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना था। पहले के 4 पार्ट थे, चारों पार्ट सॉल्व करा दिए, फॉर्मूला प्रूफ करा दिया, बल जोड़न विधि क्या है, क्या कॉन्सेप्ट है, क्या फॉर्मूला है, क्या सवाल को करने का तरीका है, आपको समझ में आ गया होगा बच्चा, ठीक है। तो वीडियो को जिन लोगों ने अभी लाइक और शेयर नहीं किया तो प्लीज़ यार लाइक शेयर करके जाइएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, ज़्यादा से ज़्यादा नए स्टूडेंट्स को बच्चा कनेक्ट कीजिए, ओके।